हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला। द पाठशाला की एमपीजी की सीरीज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं और हमारे इस पार्ट 3 में हम मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश को आगे कवर करने वाले हैं। यदि आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखें ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी आगे के लिए क्रिएट हो पाए। तो हम शुरू करते हैं अपने पार्ट 3 को। हमने अपने पिछले वीडियो में महाजनपद काल तक पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे चेदी महाजनपद को महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य का पार्ट बना लिया था। नंद वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है और इसे स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, इतिहास की सारी घटनाएं जो भी हैं हम इस तरह से पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखती हो। देखिए, मौर्य साम्राज्य का या गुप्त साम्राज्य का या दूसरे कोई भी राजवंश का बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन मध्य प्रदेश के रेलेवेंस में जो है आएगा वही हमारे सिलेबस का पार्ट बनेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इसके अलावा जो संपूर्ण इतिहास की जानकारी है उसको हम अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे जब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो अभी हमें केवल मध्य प्रदेश के रिलेवेंस में वो तैयारी करना है ताकि वो पूरा का पूरा सब टॉपिक हम कवर कर पाए। यदि हम मौर्य साम्राज्य की पर्टिकुलरली बात करें तो इसके इतिहास को जानने का श्रेय जाता है कई सारे श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों का। इसमें महावंश है, दीपवंश है, महाबोधि वंश है। देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि जब मौर्य साम्राज्य में अशोक आए वो उनके समय पर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार और प्रसार किया गया। उन्होंने अपने कई मिशन साउथ ईस्ट एशिया में भेजे, श्रीलंका में भी भेजे। इस वजह से वहां पर बौद्ध धर्म जो है वो फला फूला। इस वजह से बौद्ध साहित्य की रचना हुई और इस साहित्य के माध्यम से ही हम मौर्य साम्राज्य की कई सारी चीजों को जान पाए। ऐसे ही एक बौद्ध ग्रंथ महावंश में जानकारी हमें मिलती है कि बिंदुसार ने, जो कि अशोक के पिता थे, उन्होंने अवंती राज्य के राज्यपाल के रूप में अशोक को नियुक्त किया था। उस समय ये प्रथा भी थी कि जो राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे उनको महत्वपूर्ण स्थानों का राज्यपाल बनाया जाता था ताकि स्ट्रेटेजिकली वहां पर प्रॉपर कंट्रोल वो लोग कर सके। अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाए जाने की जानकारी का एक पुख्ता प्रमाण हमें सारोमारो अभिलेख से भी मिलता है, जहां पर यह बताया गया था कि अशोक ने एक राजकुमार के रूप में इस स्थल का दौरा किया था। आगे श्रीलंकाई अनुश्रुतियों में हमें एक और कहानी देखने को मिलती है कि जब अशोक अवंती के राज्यपाल थे और उन्होंने विदिशा का दौरा किया था, तब वहां पर एक व्यापारी की पुत्री थी जिनसे उन्हें प्रेम हो गया था और अशोक ने उनसे विवाह कर लिया था। इनका नाम वैदिश महादेवी या देवी के रूप में मिलता है और यह भी माना जाता है कि जो देवी थी वो गौतम बुद्ध की तरह ही शाक्य वंश से बिलोंग करती थी। देखिए, बौद्ध ग्रंथों में अशोक के अहिंसा को या बौद्ध धर्म के प्रचार को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत अधिक क्रूर राजा बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर एकदम अहिंसक बन गया था। देखिए, ये सब हम जानते हैं कि अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित भी किया था और उसे मजबूत भी बनाया था। इसके लिए उन्होंने कई सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी किए थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर था उनका, वो था कलिंग वॉर। कलिंग वॉर से पहले अशोक काफी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे अपने साम्राज्य को, लेकिन जब कलिंग का वॉर हुआ तो वहां पर मानव क्षति को देखकर या बहुत ज्यादा खून खराबा देखकर वो विचलित हो गए और उन्होंने अहिंसा को अपना लिया और बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया। इसी समय हमें जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें कई सारी चीजें मिलती है, जैसे महावंश और अशोकावदान नाम के 2 ग्रंथ हैं। वो ये बताते हैं कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों की स्थापना की थी, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं हो पाता है और अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। अब यदि हम मौर्य काल में किसी नगर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो है अवंती। अवंती स्ट्रैटेजिकली दक्षिणापथ पर लोकेटेड था और यहाँ ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बन गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के राजकुमार थे अशोक, वो यहाँ के राज्यपाल बनाए गए थे, इसलिए इसका स्थान अपने आप ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मौर्य साम्राज्य था उसका जो केंद्र था वो मगध था मूल रूप से, इसलिए मध्य प्रदेश में जो कि उसके दक्षिण में पड़ता है यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इसकी जगह कल्चरल एक्टिविटीज कई सारी देखने को यहाँ पर हमें मिलती हैं। यदि हम इन्हीं कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो निर्माण है वो मौर्य काल में किए गए थे मध्य प्रदेश में। और इनमें अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो वो है सांची। सांची विदिशा से 9 किलोमीटर और भोपाल से 46 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो सांची है वो यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भारत है उसमें सबसे पुरानी पाषाण संरचना हम इसे यहाँ के स्तूपों को मान सकते हैं। सांची की खोज एक ब्रिटिश अधिकारी थे हेनरी टेलर, इन्होंने
18 में की थी। जो सांची की पहाड़ी है, इसके ऊपर 3 स्तूप हैं। आपने प्रोबेबली सांची की विजिट जरूर की होगी, यदि नहीं की है तो प्लीज इसे विजिट जरूर करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है। यहाँ पर 3 स्तूप है मुख्य रूप से। इसमें एक मुख्य स्तूप है जिसे हम मूल रूप से मौर्यकालीन स्तूप मान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्तूप है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था और भगवान बुद्ध के अवशेष इस स्तूप में संरक्षित किए गए हैं। इस स्तूप के साथ ही हमें एक अशोक का स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। अशोक के कई सारे स्तंभ हमें संपूर्ण भारत में मिले हैं और ये जो स्तंभ थे इनमें हमें अशोक के अभिलेख भी मिले हैं। मतलब अशोक के इतिहास को बनाने में, उसके इतिहास का निर्माण करने में उसके अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं हमेशा। इन स्तूपों से, इन स्तंभों से, इन अभिलेखों से हमें अशोक कालीन बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उन्होंने क्या आदेश दिए थे, कौन से युद्ध किए थे, उन्होंने कौन कौन से निर्माण किए थे। इन सब का आधार ये अशोक के स्तंभ और अभिलेख है, क्योंकि उस समय का कोई ऐसा एविडेंसेस प्रॉपर वे में नहीं मिलते जिससे इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिले, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं इन स्तंभ अभिलेखों के ऊपर। ये जो स्तंभ अभिलेख हमें सांची में मिला है, इसमें अशोक बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देता है कि संघ में फूट डालना बंद करें। ये जो चेतावनी वाला इसका अभिलेख है, ये हमें 2 और जगहों से भारत में मिला है। एक है सारनाथ में और दूसरा कौशाम्बी में। देखिए, जो स्तूप है इसका निर्माण मौर्य काल में कराया गया था, लेकिन इसके बाद कुछ डेवलपमेंट दूसरे कालों में भी इसमें होते रहे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें तोरण द्वार है, इसमें रेलिंग बनी हुई है। तो ये जो निर्माण है ये अशोक के काल के नहीं है, ये बाद में एड ऑन किए गए हैं। जैसे शुंग वंश के काल में, शुंग काल में और इसके बाद सातवाहन काल में। इसके बाद इन्हीं बाद के कालों में यहाँ पर 2 छोटे स्तूपों का भी निर्माण कराया गया है। मौर्यकालीन जो स्तूप है इसका निर्माण मूल रूप से ईंटों से किया गया था, लेकिन बाद के कालों में इसे मजबूत बनाने के लिए पत्थर इस पर लगाए गए हैं। यहाँ का जो स्तूप नंबर 3 है उसमें भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे महामौदगलायन और सारिपुत्र, इनके अवशेषों को संरक्षित किया गया है। मौर्य काल था, इसमें बौद्ध धर्म का काफी हद तक, काफी बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि अशोक ने कई सारे मिशन जो हैं वो पूरे भारत में, भारत से बाहर भी भेजे थे। तो इस समय एक दूसरी भी चीज थी जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए की गई थी, वो थी कई सारे चैत्य और विहारों का निर्माण कराना, स्तूपों का निर्माण कराना। और मध्य प्रदेश में हमें कई सारे निर्माण मिले हैं और हम आगे इनका धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे। अब यदि हम आगे बात करें मौर्यकालीन विभिन्न संरचनाओं की जो मध्य प्रदेश से मिली हैं, तो हम ये देखेंगे जो सांची है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है मौर्यकालीन, और ये एक तरह से इस पूरे रीजन में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गई थी। इसलिए यदि हम इसे सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं तो हम देखेंगे कि इसके चारों दिशाओं में भी कई सारी बौद्ध संरचनाएं, स्तूप वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये एक 20 किलोमीटर का यदि हम दायरा रखते हैं तो यहाँ पर चारों दिशाओं में हमें कुछ स्तूप वाली साइट्स देखने को मिलेंगी, जैसे सतधारा है, अंधेर है, सोनारी है और भोजपुर है। इसके अलावा यहां से थोड़ा आगे सीहोर जिले की बुधनी तहसील में एक जगह है पनगुराड़िया। जो पनगुराड़िया है वो हमें एक जो बौद्ध भिक्षु थे उनके निवास के स्थान भी हमें यहाँ से मिले। मतलब कि उस समय मौर्य काल में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और कुछ बौद्ध बड़े लेवल पे कुछ बौद्ध एक्टिविटीज चलती रहती होंगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहीं से हमें एक सारू मारू अभिलेख मिला है जिसमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो अशोक थे उन्होंने इस जगह का दौरा किया था एक मौर्य राजकुमार के रूप में। वो प्रोबेबली उस समय उज्जैन के गवर्नर थे। इसके अलावा कई ऐसी साइट्स हैं जहां से हमें कुछ स्तूप मिले हैं। जैसे यदि हम उज्जैन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टीले जैसी संरचना है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 2500 साल पुराना एक मौर्य कालीन स्तूप है। इसे वैश्य टेकरी कहा जाता है आज के समय में। और ये स्तूप, इसके बारे में जो एक चीनी यात्री थे ह्वेनसैंग, इन्होंने भी अपना जो यात्रा वृत्तांत है इसमें इन्होंने वर्णन दिया है कि यहाँ पर एक ऐसा स्तूप था जो कि सांची के स्तूप से भी पुराना है और इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। इसमें ह्वेनसैंग ये भी कहते हैं कि जो अशोक की पत्नी थी वैदिश महादेवी, उन्होंने ही ये जो स्तूप है इसका जीर्णोद्धार किया था। यदि अब हम कुछ अभिलेखों की बात करें तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए, इस मैप के माध्यम से आप प्रॉपर वे में समझ सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो कि मौर्यकालीन लोकेशन हम कह सकते हैं। इन लोकेशन से हमें कई स्तूप और कई सारे अभिलेख भी मिले हैं। यदि कसरावत की बात करें तो ये खरगोन जिले में है और यहाँ से लगभग 11 मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। सारो मारो का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीहोर जिले में है। इसके अलावा जो रूपनाथ है वो जबलपुर में है और यहाँ से हमें मिला है एक लघु शिलालेख जो अशोक का है।
इसके अलावा एक जगह है देवकुठार, ये रीवा जिले में है। यहाँ से लगभग 40 मौर्यकालीन स्तूप हमें मिले हैं। और एक साइट है गुर्जरा जो कि दतिया जिले में है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जो सम्राट अशोक है उनके जितने भी अभिलेख मिले वहां पर हमें एक उपाधि देखने को मिलती है जो है देवनाम प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है देवताओं को प्रिय। लेकिन देवताओं को प्रिय नाम की उपाधि के द्वारा कोई भी ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि ये जो सम्राट हैं या जो राजा हैं ये शिलालेख किनके हैं, क्योंकि वहां पर नाम नहीं है। जो गुर्जरा है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर देवनाम प्रियदर्शी के साथ अशोक का भी नाम मिलता है, तो हम ये क्लियरली स्टेट कर पाते हैं कि जो देवनाम प्रियदर्शी वो अशोक ही है। और जो इतिहासकार पहले कंफ्यूज थे और दूसरे कई सारे राजाओं के साथ ये देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि को जोड़ रहे थे, वो अब क्लियरली ये समझ गए या क्लियरली ये लोग वो बोल पाए कि ये राजा जो है वो अशोक ही है और इन्हीं के अभिलेख हमें संपूर्ण भारत से मिले हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट साइट है भरोत। भरोत जो है वहां पे भी हमें मौर्यकालीन संरचना मिली है, लेकिन जो मुख्य ढांचा है वो पूरी तरह से एक केवल अवशेष मात्र ही रह गया है। तो उसके जो तोरण द्वार हैं वो सभी कलकत्ता म्यूजियम में शिफ्ट हो गए। यही कहा जाता है कि ये स्तूप भी जो है वो अशोक के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन कोई हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसा प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर पाता है। अशोक के बाद से ही मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अपने पतन की ओर अग्रसर होने लगा। इस वंश का जो अंतिम सम्राट थे बृहदत्त, वो एक बार अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे और उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसी समय उनकी हत्या कर दी थी और मगध का सिंहासन जो था वो उन्होंने कब्जे में ले लिया था। यदि शुंग वंश को हम टाइम फ्रेम में लेके आए तो लगभग 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के बीच का एक छोटा सा काल है जो कि शुंग वंश का काल माना जाता है। शुंग वंश के काल की जानकारी के लिए जो एक स्रोत है वो है मालविकाग्निमित्रम नाम का नाटक। इसकी रचना की थी महाकवि कालिदास ने। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। मालविकाग्निमित्र में यह जानकारी मिलती है कि जो शुंग वंश था उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमाएं नर्मदा नदी तक आती थी। इसके अलावा इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यह भी मिलती है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल बनाया था। अभी हमने अशोक के समय भी देखा था कि बिंदुसार ने उन्हें उज्जैनी का राजा बनाया था। तो एक प्रकार का ट्रेडिशन था कि जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इसमें राज परिवार के सदस्यों को ही राज्यपाल बनाया जाता था ताकि बेहतर नियंत्रण या कंट्रोल उनके ऊपर रखा जा सके। जो मालविका अग्निमित्र है उसकी रचना भी अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम से प्रभावित होकर ही कालिदास ने की थी। मालविका अग्निमित्र में एक और जानकारी हमें मिलती है कि जो विदर्भ नाम का क्षेत्र है, यदि हम आज विदर्भ की बात करें तो जो दक्कन का पठार है उसका नॉर्दर्न पार्ट और सतपुड़ा जो रेंज है उसके नीचे सदर्न पार्ट उसका, वहां से विदर्भ राज्य का प्रारंभ होता है। विदर्भ राज्य में उस समय यज्ञसेन नाम के एक राजा शासन करते थे और जो अग्निमित्र है उन्होंने यज्ञसेन को पराजित कर दिया था और यज्ञसेन के जो छोटे भाई थे माधवसेन, उन्होंने उन्हें यह राज्य सौंप दिया था। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है यहां पर एक विदेशी राजदूत हेलियोडोरस का आना। उस समय जो तक्षशिला है मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर इंडो ग्रीक शासक राज करते थे और उस समय वहां के राजा थे एंटिआलकिडस। उनके ही एक राजदूत हेलियोडोरस ने शुंग काल में यहां पर बेस नगर में आए जो कि विदिशा के पास ही है और यहां पर उन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ को स्थानीय भाषा में खामबाबा भी वहां के लोग कहते हैं। जो गरुड़ स्तंभ है ये भारत में प्राचीनतम वासुदेव कृष्ण की भक्ति का प्रमाण देता है। इसमें हेलियोडोरस अपने आप को कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं और अपने आप को परम भागवत बोलते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है लगभग 113 ईसा पूर्व का माना जाता है। देखिए ये जो स्तंभ हेलियोडोरस का स्तंभ जिसे कहते हैं, इसकी खोज 1877 में एक पुरातत्वविद बड़े फेमस है हमारे इंडिया में, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने की थी। ऐसा माना गया था कि कोई यहाँ पर प्राचीनतम वासुदेव का मंदिर रहा होगा और ये जो स्तंभ है ये उसी मंदिर का कोई पार्ट होगा। इसे कृष्ण भक्ति का और वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम शुरुआती प्रमाण हम मान सकते हैं। ये जो हेलियोडोरस थे ये शुंग वंशी एक जो शासक थे भागभद्र, इनके शासनकाल में भारत आए थे। इसके अलावा शुंगकालीन एक महत्वपूर्ण संरचना भरूच के स्तूप भी माने जाते हैं, जिनके बारे में हमने अभी अशोक के जब हम स्तूपों की जब अशोक के स्तूपों के बारे में जान रहे थे तब उस समय हमने भरूच के बारे में भी जाना था कि सतना जिले में आता है। यहां से एक स्तंभ हमें प्राप्त हुआ है जो कि एक लेखक वत्सीपुत्र धनाभूति द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कि इन स्तूपों का निर्माण शुंगकालीन शासकों ने कराया था। यहाँ भी हम जैसे हमने देखा था कि सांची में जैसे तोरण द्वार हैं और रेलिंग बनी हुई है वो स्तूपों के बाद बनाई गई है, सेम वही भरूच में भी हमें देखने को मिलता है।
वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम्राट अशोक द्वारा जो मुख्य स्तूप है उसका निर्माण किया गया था और अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने ही ये जानकारी यहाँ पर दिखाई है कि यहाँ पर अशोक द्वारा कोई स्तूप का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी जो रेलिंग और तोरण है जो कि अगर स्तूप को देखा जाए तो उसकी तुलना में काफी संरक्षित है, इन्हें उठाकर कोलकाता म्यूजियम में संरक्षित किया गया है और ये जो रेलिंग्स हैं इनके ऊपर हमें भगवान बुद्ध और जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध और जातक कथाओं की कार्विंग या उत्कीर्णन किया गया है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने मौर्य काल और शुंग वंश दोनों को ही काफी डिटेल में कवर किया है, मैक्सिमम फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं जो कि मौर्य उत्तर काल के संदर्भ में रहेगा। सो स्टे ट्यून विद द पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।